संधि के विषय में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि पर हमने चर्चा पहले ही कर ली है। आज हम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि का अर्थ होता है व्यंजन अर्थात व्यंजन वर्ण और संधि का अर्थ है जोड़। जहां व्यंजनों को किसी स्वर या व्यंजनों से जोड़ा जाए उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा इस प्रकार है, जब किसी व्यंजन का अन्य व्यंजन या स्वर से मेल होता है तो इस मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन संधि निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। पहला देखिए, व्यंजन का स्वर से मेल। व्यंजन को अगर स्वर से मिलाया जाता है तो कौन सी संधि निकलती है। जैसे यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जगदीश, जैसे पहला है जगत और दूसरा है ईश। जगत में त व्यंजन है और ईश में ई स्वर है। जब व्यंजन और स्वर को मिलाया गया तो क्या बना, जगदीश। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, स्वर का व्यंजन से मेल। जैसे परी, र में ई की मात्रा है तो ये क्या है, स्वर। नाम, न क्या है, व्यंजन। जब स्वर और व्यंजन मिलाया गया तो ये क्या बना, परिणाम। वैसे ही व्यंजन का व्यंजन से मेल। जैसे इसमें व्यंजन क्या है, उत में त एक व्यंजन है। चारण, च भी व्यंजन है। व्यंजन को व्यंजन से जोड़ा गया तो क्या बना, उच्चारण। तो आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार व्यंजन को व्यंजन से मिलाने पर परिवर्तन होता है व्यंजनों का, और स्वर का व्यंजन से मिलाने पर किस प्रकार परिवर्तन होता है, हम आगे चर्चा करेंगे। संधि करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। उन नियमों का अनुसरण करते हुए हमें संधि करना चाहिए। तो व्यंजन संधि के भी कुछ प्रमुख नियम हैं। जैसा पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जब हम 2 अलग अलग शब्दों का संधि करते हैं तो जब उसका परिवर्तित रूप वह अलग होता है, तो उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे विस्तार से। जब पहला, प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण जैसे क, च, ट, त, प के बाद यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण जैसे ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ या य, र, ल, व, ह या कोई स्वर या आ जाए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे अगर क है तो संधि करने पर क किस में हो जाएगा परिवर्तन, ग में। अगर च है उसका परिवर्तन हो जाएगा ज में। ट का ड में, त का द में और प का परिवर्तन हो जाएगा ब में। और विस्तार से जानने के लिए इसको देखिए। जैसे यहाँ पर क वर्ग में पहला वर्ण क्या है, क। जब इसके आगे कोई स्वर आए या कोई व्यंजन आए तो ये परिवर्तन हो जाएगा किसमें, ग में। तीसरे वर्ण में इसका परिवर्तित रूप हो जाएगा। वैसे ही च वर्ग, ये परिवर्तन हो जाएगा ज में। और जब ट होगा, ट वर्ग का पहला वर्ण ट आएगा तो जब हम संधि करेंगे तो ट किस में परिवर्तन हो जाएगा, ड में। त वर्ग के त का परिवर्तन हो जाएगा द में और प चेंज हो जाएगा किसमें, ब में। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, क किस में हो गया, ग में परिवर्तन। क के साथ स्वर आया तो क्या बन गया, क का परिवर्तन क्या हो गया, ग में हो गया। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है दिक प्लस अंबर। दिक में क्या व्यंजन है, क व्यंजन है। अंबर में स्वर है अ। जब क और अ को मिलाया गया तो इसमें क्या आ गया, दिगंबर आया।
क्यों आया? क्योंकि क जो है वो किस में परिवर्तन हो गया? क वर्ग के तीसरे वर्ण में, और तीसरा वर्ण क्या है? ग है, इसलिए ये क्या हो गया? ग हो गया। वैसे ही क व्यंजन है, ग भी व्यंजन है। जब दोनों को मिलाया गया तो क्या बन गया? ये ग, आधा ग और पूरा ग। तो दिक प्लस गज, तो क और ग, क किस में हो गया परिवर्तन? ग में हो गया। और यहाँ आधा क होने के कारण ये ग क्या हो जाएगा? आधा, और यहाँ पर पूरा ग है इसलिए पूरा आया, तो ये क्या बन गया? दिग्गज बन गया। वैसे ही क प्लस ई, तो क्या बन गया? गी, क्योंकि क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग, तो ये बन गया गी। तो वाक प्लस ईश, तो क्या बन गया? ये वागीश। क परिवर्तित हो गया ग में, और बड़ी ई लगकर क्या हो गया? ये वागीश। वैसे ही क प्लस द, तो इसमें क क्या हो जाएगा? ग, लेकिन इसमें हलंत है, ये आधा क है, इसलिए वाक प्लस दान, तो ये आधा ग और ये दान, तो क्या बन जाएगा? ये वागदान। वैसे ही क प्लस ज, तो वाक प्लस चा, क का परिवर्तन हो जाएगा आधा ग में, और ये जाल, तो हो गया ये वागजाल। क प्लस भ, तो दिक प्लस भ्रम, तो दिक, क क्या है? ग है, तो इसलिए इसमें क्या आ गया? आधा ग आया, क्योंकि ये हलंत वाला क है, आधा क है, इसलिए ये आधा ग हो गया, तो ये क्या बन गया? दिक भ्रम। वैसे ही च का परिवर्तन हो जाएगा ज में, च वर्ग च छ ज, तो इसका तीसरा वर्ण क्या है? ज, इसलिए च प्लस अ क्या बन जाएगा? ज, तो अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा? ये अजंत। तो वैसे ही ट का परिवर्तन हो जाएगा ड में, ट ठ ड, ट वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ड, तो ट के साथ अगर द मिलाया जाए, जैसे शट प्लस दर्शन, तो क्या बनेगा? ट परिवर्तित होकर ड, आधा ड बनेगा, और ये दर्शन यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये षट दर्शन। वैसे ही त वर्ग में तीसरा वर्ण क्या है? द, तो पहला वर्ण किस में चेंज हो जाएगा? द में चेंज हो जाएगा, तो त प्लस आ क्या बनेगा? दा, तो जगत प्लस आनंद, त क्या है? बन गया द, और आ तो दा, जगदानंद। वैसे ही त प्लस ई दी, जगत प्लस ईश, त परिवर्तित हो गया द में, और ये बड़ी ईकार आ गया, तो ये हो गया जगदीश। वैसे ही त प्लस भ, तत् प्लस भव, त परिवर्तित किस में हो गया? द में हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये तत् के बदले तद, द हो जाएगा, और ये पीछे का तद्भव आ जाएगा। वैसे ही उत प्लस खाटन, त किस में होगा परिवर्तित? द में, तो उद्घाटन। उत प्लस यम, त का तीसरा वर्ण में, त वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होने पर क्या बन जाता है? द, तो क्या हो जाएगा? ये उद्यम। वैसे ही सत प्लस धर्म, सद्धर्म। फिर जो पांचवा वर्ग है प वर्ग किस में चेंज हो जाएगा? ब में, तो प प्लस ज, तो क्या होगा? अप प्लस ज, अब्ज। फिर हम पढ़ेंगे अब दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। इससे पहले हमने पढ़ा था पहले नियम के हिसाब से कि क और छ, ट, ये सब किस में हो जाएगा परिवर्तित? अपने तीसरे वर्ण में हो जाएगा। क हो जाएगा क ख ग में, फिर छ ज में। तो वैसे ही इस वाले नियम में क्या होगा? अगर क के बाद म हो, क छ ट त प, ये जो वर्ण है, इन वर्णों के पीछे अगर म या न वर्ण होता है तो वह किस में हो जाएगा चेंज? प वर्ग चेंज हो जाएगा अपने पांचवें वर्ण में। क वर्ग हो जाएगा ङ, इसका पांचवा वर्ण क्या है? ङ। च वर्ग का च चेंज हो जाएगा किसमें? न्य, इसका पांचवा वर्ण क्या है? न्य।
ट वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? ण। तो अगर क, च, ट, त, प के बाद म या न आता है तो यह तीसरे वर्ण में नहीं, पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप देखिए, क किस में चेंज हो गया? ङ में। क्यों हुआ? क्योंकि क प्लस म ङ होता है। जैसे उदाहरण देखिए, वाक्मय, एक शब्द है वाक, इसमें क है और इसमें म है। म होने के कारण ये जो क है अपने तीसरे वाले वर्ण में नहीं, अपने पांचवें वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में क्या है? म है। तो ये क्या हो जाएगा? वाङ्मय। वैसे ही ट प्लस म ण, तो इसमें षट दिया है और मास, तो ट जो है वह अपने पांचवें वर्ण में चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या दिया है? म, मास दिया है। तो क्या हो जाएगा? ये षण्मास। वैसे ही त का न, सत प्लस मार्ग, इसमें सत त है, त किस में चेंज हो जाएगा? न में, क्योंकि पीछे क्या आया? मार्ग, और त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? न, इसलिए क्या बन जाएगा? सन्मार्ग। वैसे ही प का ल, प में अप प्लस मय, अप, प, प क्या बन जाएगा? म, क्योंकि प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है? म, तो इसलिए जब म से इसका मेल हुआ तो क्या बन गया? ये अम्य। अब हम संधि, व्यंजन संधि का तीसरा नियम सीखेंगे। तीसरे नियम में क्या है? त व्यंजन के बाद च, ट, ज, ड, ल आने पर त बाद वाले वर्ण के अनुरूप बदल जाता है। जैसे त का च में बदलना, अगर त के बाद छ आता है तो ये त किस में बदल जाएगा? उसके पीछे जो वर्ण है उसमें चेंज हो जाएगा। जब कभी भी संधि में त आता है तो त के बाद का जो व्यंजन होता है उसके हिसाब से त परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसमें दिया है उत प्लस चारण, इसमें त है, तो त जब इसका हम लोग संधि करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा? ये उच्चारण। तो त जो है वो आधे च में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाला क्या है? छ है, इसलिए पीछे जो व्यंजन है उसी व्यंजन में ये परिवर्तित हो जाएगा। वैसे ही त का ज में परिवर्तित होना, यहाँ पर शब्द दिया है सत और ये है जन, तो इसमें पीछे क्या है? ज है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सज्जन। पीछे जो वर्ण दिया है उस वर्ण के हिसाब से पहला वाला वर्ण जो है वो चेंज हो जाता है। वैसे ही बृहत प्लस टीका, तो क्या होगा? ये बृहत टीका, तो त चेंज हो गया ट में। फिर त का ड में त प्लस डयन, पीछे ड है इसलिए त क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा, तो ये हो जाएगा उड्डयन। उत प्लस लास, उल्लास। तो इसमें यह है कि जब कभी भी त व्यंजन के बाद अगर छ, ट, ड, ल आए तो त उसके पीछे जो व्यंजन है उसके रूप के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। यदि त के बाद श आए तो वो क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। जब कभी संधि में अगर त के बाद श आता है तो क्या बनता है? छ। जैसे एक शब्द दिया है उत और उसके बाद आया शिष्ट, तो त के बाद क्या आया गया है? श आया है, तो ये क्या बन जाएगा? उच्चिष्ट बन जाएगा। वैसे उत प्लस श्वास, श आया है तो ये बन जाएगा उच्छ्वास। तीसरा नियम क्या है? यदि त के बाद ह आए तो क्या बनता है? ध हो जाता है। जैसे त प्लस ह ध, उत प्लस हार, तो त के बाद क्या आया है? ह, तो इसलिए क्या बन गया? उद्धार बन गया।
उत प्लस हरण, तो त के बाद क्या आया, ह, तो ये बन गया उद्धरण। तो त के बाद कौन सा वर्ण आता है उस हिसाब से संधि में परिवर्तन होता है। त के बाद अगर दूसरा वर्ण आता है तो उस जो वर्ण है उसके हिसाब से होगा, और अगर त के बाद अगर श या ह होता है तो इसमें दूसरा परिवर्तन होता है। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं जिसको आप लोग प्रैक्टिस करने से ही समझ में ज़्यादा आएगा। फिर चौथा नियम है म संबंधी। म संबंधी संधि करने का क्या नियम है, अब हम पढ़ेंगे। म के बाद क, च, ट, त, प आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण ङ, ञ, ण, न, म या अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार के विषय में हमने पहले ही चर्चा किया हुआ है। अनुनासिक अनुस्वार क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा। तो म का ङ अथवा अनुस्वार, अगर किसी संधि में शब्द में पहले म आया हुआ है और दूसरे शब्द में अगर क आता है तो वो किस में हो जाता है परिवर्तन, उसका होता है ङ में। जैसे सम प्लस कल, तो म और क मिलने पर क्या बना, उसके पांचवा जो वर्ण है ङ उसमें परिवर्तन हो गया। लेकिन आजकल हम लोग ये रूप नहीं लिखते हैं, हम लोग इसका अनुस्वार वाला रूप लिखते हैं। वैसे ही म का ञ में परिवर्तन होना, अगर सम प्लस चय, म के बाद अगर चय आता है तो च का पांचवा वर्ण क्या है ञ, तो ये क्या हो जाएगा संचय। तो इसका ये रूप अनुस्वार रूप हम लोग लिखेंगे। वैसे ही म का न, सम प्लस तोष, तो सम म के साथ अगर तोष आए, त व्यंजन आए तो त वर्ग में पांचवा वर्ण क्या है न है, इसलिए क्या बन जाएगा संतोष। म परिवर्तित हो जाएगा न में, तो इसका हम लोग ये अनुस्वार वाला रूप लिखेंगे। तो वैसे ही जब म के साथ म के बाद अगर प आए, प व्यंजन आए, तो प वर्ग का पांचवा वर्ण क्या है म, तो क्या बन जाएगा संपूर्ण, म बनेगा तो ये संपूर्ण। तो हम लोग इसका अनुस्वार रूप लिखेंगे। दूसरा नियम है म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह आए तो म का सदैव अनुस्वार ही होता है। जब कभी भी म के बाद अगर कोई शब्द है संधि करने के लिए, उसके बाद अगर उस संधि में म के बाद वाला शब्द अगर य हो या र हो, ल हो, व, श, स हो, तो उसको हम हमेशा म के रूप में स्वीकार करेंगे और उसे हम लोग अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। जैसे ये सम प्लस योग, म के बाद क्या आया य आया, तो इसलिए हम लोग म किस में हो जाएगा परिवर्तित, अनुस्वार में परिवर्तन इसका हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा संयोग। वैसे ही सम प्लस रक्षण, तो क्या हो जाएगा ये संरक्षण। क्यों, क्योंकि म के बाद क्या आया है र आया है। सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस वाद संवाद, तो म जो है वो परिवर्तित हो जाएगा, सब अनुस्वार में परिवर्तन इसका हो जाएगा। सम प्लस शय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस हार संहार। तो मैं फिर से बोल रही हूं कि अगर म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह आता है तो जो म है वो किस रूप में परिवर्तन होता है, उसका अनुस्वार में उसका परिवर्तन हो जाता है, तो वो अनुस्वार के रूप में उसको हम लिखते हैं। वैसे ही यदि म के बाद फिर से म आए तो वो अनुस्वार हम नहीं लिखेंगे, उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों, पहला वाला आधा और दूसरा वाला पूरा सम्मान लिखेंगे।
तो ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि जब कभी भी इस प्रकार का दो म एक साथ आता है तो पहला वाला म जो है उसको हम अनुस्वार के रूप में नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग इस प्रकार के रूप में लिखते हैं। तो यह ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब हम पढ़ेंगे छ संबंधी नियम। जब स्वर के बाद छ वर्ण हो तो वह छ हो जाता है। जैसे आ क्या है? एक स्वर है। आ के बाद अगर छ आता है तो क्या बन जाता है? ये छ बन जाता है। एक शब्द दिया गया है आ और छादन, तो आ और छादन मिलने पर क्या बन गया? आच्छादन। तो इसमें क्या लग गया? छ आच्छादन हो गया। वैसे ही ऊ का छ, ऊ स्वर जब मिलता है अनु प्लस छेद तो ये क्या बन जाएगा? अनुच्छेद बन जाएगा, क्योंकि ये उकार और ये छ मिलकर क्या बन गया? छ बन गया, तो इसलिए अनुच्छेद हो गया। तो ई स्वर और छ मिलने पर क्या बनता है? छ, फिर से छ बनता है। इसे एक शब्द है वी प्लस छेद, तो क्या बन गया? विच्छेद। फिर सातवां है स का श में परिवर्तन होना। जब स व्यंजन से पहले अ और आ के अलावा कोई दूसरा स्वर हो तो स का श हो जाता है। अर्थात स व्यंजन से पहले अ और आ के अलावा, मतलब अ और आ के बिना, उसके बावजूद कोई दूसरा अगर स्वर आता है तो वह क्या बन जाता है? स का श हो जाता है। जैसे यहाँ पर ई स्वर है स, तो स जो है उससे पहले कौन सा स्वर आया? ई आया। अ और आ नहीं आया, क्या आया? ई आया। ई आने के कारण ये क्या बन गया? श बन गया। वैसे ही स के आगे ऊ आया, अ और आ नहीं आया, ऊ आया, इसलिए फिर से क्या बन गया? श बन गया। तो परिभाषा के अनुसार स व्यंजन के आगे अ और आ के अलावा अगर दूसरा व्यंजन आता है जैसे ई और ऊ, तो क्या बन जाता है? वो क्ष बन जाता है। जैसे वी प्लस सम, तो स के आगे क्या आया? ई आया, छोटी ई आया, इसलिए ये क्या बन गया? विषम। जो स है वो क्या बन गया? श, दूसरा श बन गया, विषम। वैसे ही अभि प्लस सेक, तो क्या बन गया? ये अभिषेक बन गया, न कि अभिषेक बना। ये क्या बना? अभिषेक बन गया। वैसे ही सु प्लस सुप्ति, तो क्या बन गया? ये सुषुप्ति। सु प्लस समा, सुषमा। ये क्यों हुआ? क्योंकि स से पहले ई आया है और ऊ आया है, तो स से पहले अगर ई और ऊ आता है तो ये श बन जाता है। अब हम न संबंधी नियम पढ़ेंगे। यदि रि, र और श के बाद न आए तो वर्ण हो जाता है। अर्थात जब हम संधि करते हैं, संधि में अगर रि आए, री के साथ अगर हम न को जोड़े तो वो क्या, किस में चेंज हो जाएगा? वो ण में चेंज हो जाएगा। र को अगर हम न से जोड़ेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वो ण में चेंज हो जाएगा। और अगर हम श को न में जोड़ेंगे तो वो भी ण बन जाएगा। अर्थात री, र और श को अगर हम न से जोड़ेंगे तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे शब्द देखिए, यहाँ री है, री को न से जोड़ा गया तो क्या बन गया? ऋण बना। वैसे ही परि प्लस नाम र, र में क्या है? र को जोड़ा गया किससे? न से, इसलिए किससे न किस में हो गया परिवर्तित? परिणाम में परिवर्तित हो गया। वैसे ही विष प्लस नु किस में हो गया? विष्णु। ये न जो है वो क्या हो गया? ण में चेंज हो गया।
परंतु ध्यान रखने योग्य एक बात क्या है कि च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स होने पर न का ण नहीं होता है। अगर च वर्ग में छ छ ज झ ये सब हो, ट वर्ग में ट ठ ड ढ न, त थ द ध न ये सब होता है और श स होता है तो न में परिवर्तन नहीं होता है। न का ण में परिवर्तन सिर्फ रि, र और श में ही होता है। इसलिए जब एक शब्द है दुर्जन, दूसरा है दर्शन, तीसरा है अर्चना, इनका परिवर्तन ण में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दुर्जन में ज आया, दर्शन में श आया, अर्चना में च आया। इसलिए ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग होने के कारण इनका परिवर्तन जो है वो न का ण में नहीं हुआ। तो इन सब नियमों का पालन करने से व्यंजन संधि अच्छे से आप लोग लिख सकेंगे। तो ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि किस प्रकार म संबंधी, छ संबंधी, न संबंधी नियमों का अनुसरण करते हुए हम लोग संधि करें, व्यंजन संधि को करें। तो ये सब पॉसिबल है सिर्फ प्रैक्टिस से। बार बार पढ़िए, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए तो आप लोगों को सब समझ में अच्छे से आ जाएगा कि इन नियमों को पालन करें और अच्छे से संधि, विच्छेद या संधि किया जाए। तो आज हमने व्यंजन संधि पर चर्चा किया। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से पढ़िए। ओके, धन्यवाद।